नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का सफलता के सफर पर। और आज का सफलता का सफर आप तय कर रहे हैं अपनी एसएसटी टीचर श्रीमती नीलम पवार के साथ। और हम पदस्थ हैं सीएम राइज विद्यालय गुरैया छिंदवाड़ा में। और बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लोकतांत्रिक राजनीति से अध्याय 2 संघवाद के महत्वपूर्ण बिंदुओं को। बच्चों, इस पाठ के लिए जो आवंटित अंक हैं वो है 4। तो हम एक एक लाइन के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको तैयार करेंगे और इन बिंदुओं के आधार पर आप 1 नंबर वाले, 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले और 4 नंबर वाले प्रश्नों को भी अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम बिना देरी करे, बिना समय गवाए डिस्कस करते हैं आपके साथ। तो जो पहला बिंदु हमने लिया है वो लिया है कि भारत में संघात्मक शासन प्रणाली है। भारत में कौन सी प्रणाली है बच्चों? शासन प्रणाली। तो भारत में संघात्मक शासन प्रणाली है। ऐसी शासन प्रणाली जिसमें सर्वोच्च सत्ता यानी केंद्रीय सरकार और राज्यों के बीच सत्ता की साझेदारी और शक्तियों का बंटवारा हो, उसे संघात्मक शासन प्रणाली कहते हैं। ऐसी शासन प्रणाली जिसमें सर्वोच्च सत्ता यानी केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच सत्ता की साझेदारी और शक्तियों का बंटवारा हो, संघात्मक शासन प्रणाली कहलाती है। शासन व्यवस्था का ऐसा रूप जिसमें शासन एक ही स्तर पर होता है, एकात्मक शासन प्रणाली कहलाती है। फिर संघीय शासन व्यवस्था में दोनों स्तरों की सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर कार्य करती है। भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य सरकारों को विधायी अधिकारों को स्पष्ट रूप से 3 भागों में बांटा गया है। भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य सरकारों के विधायी अधिकारों को स्पष्ट रूप से 3 भागों में बांटा गया है। केंद्र यानी संघ सूची में वर्णित विषय पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो संघ सरकार को है। केंद्र या संघ सूची में 100 विषय हैं। उदाहरण के लिए प्रतिरक्षक, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार, मुद्रा और राष्ट्रीय महत्व के विषय संघ सूची में रखे गए हैं। फिर प्रांतीय व जो स्थानीय महत्व के जो 61 विषय हैं वे राज्य सूची में रखे गए हैं, जिनमें पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई आदि शामिल है। केंद्र सूची में 100 विषय हैं और जो राज्य सूची है उसमें 61 विषयों को शामिल किया गया है। तीसरी सूची बच्चों होती है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में 52 विषय हैं और इसके उदाहरण है शिक्षा, वन, मजदूर, संघ, विवाह, गोद लेना और उत्तराधिकार जैसे विषयों को इसमें शामिल किया गया है। समवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार राज्य और केंद्र दोनों को है, यानी दोनों ही के पास समवर्ती सूची के कानून बनाने के अधिकार हैं। परंतु दोनों के बीच यदि विवाद होता है तो विवाद की स्थिति में प्राथमिकता केंद्र सरकार को दी जाती है। यदि विवाद हो तो विवाद की स्थिति में जो प्राथमिकता है वो केंद्र सरकार को दी जाती है। संविधान बनाने के बाद जो नए विषय जैसे कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर, संविधान बनने के बाद जो नए विषय आए जैसे कि कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर, इन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार का है। संविधान के अनुच्छेद 371 के तहत कुछ राज्य विशेष शक्तियों का लाभ उठाते हैं, जैसे असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। अपनी विशिष्ट सामाजिक और ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण विशेष राज्यों के दर्जे में आते हैं और विशेष शक्तियों का ये लाभ भी उठाते हैं। तो संविधान के 371 के तहत ये सब संभव है। फिर बच्चों, भाषा के आधार पर गठित 2 राज्यों के नाम यदि आपसे पूछे जाएं तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना भाषा के आधार पर गठित राज्य हैं।
भारत ने लोकतंत्र की राह में अपने जीवन की यात्रा सन 1947 से शुरू की है। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1956 में की गई। अगला बिंदु हमने लिया है भारतीय संघीय ढांचे की पहली परीक्षा रियासतों का भारतीय संघ में विलयीकरण था। तो बच्चा अगर दूसरी आपसे पूछी जाए तो दूसरी थी भाषा नीति, यानी दूसरी जो कठिन चुनौती भारत के सामने थी या संघीय ढांचे के सामने थी वो थी भारत की भाषा नीति। इसलिए भारतीय संविधान में किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया है। भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। भारतीय संविधान में हिंदी समेत 21 भाषाओं को भाषा का दर्जा दिया गया है, यानी हमारे संविधान में 21 भाषाओं को सूची में रखा गया है या 21 भाषाओं को भाषा का दर्जा दिया गया है। बच्चों, यदि 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार बात करें तो भारत में हिंदी बोलने वालों का प्रतिशत लगभग 44% है। फिर संविधान में 22 अनुसूचित भाषाओं को 8वीं अनुसूची में रखा गया है। संविधान में 22 अनुसूचित भाषाओं को 8वीं अनुसूची में रखा गया है। भाषा के आधार पर भारत सबसे अधिक विविधता वाला देश माना गया है। भाषा के आधार पर सबसे अधिक विविधता वाला देश यदि पूछा जाए तो वो है भारत। 8वीं अनुसूची में हिंदी समेत जिन 21 भाषाओं को रखा गया है उन्हें अनुसूचित भाषा कहा जाता है। अनुसूचित भाषा उन्हें कहा जाता है। भारतीय संविधान में वर्णित अनुसूचित भाषाओं के नाम हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, मराठी आदि हैं। इस तरह आप पूरी भाषाएं जो हैं वो आपकी बुक में भी दी गई हैं, आप उनमें देख सकते हो। जब केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकार को दी जाती है तो यह सत्ता का विकेंद्रीकरण कहलाता है। सत्ता का विकेंद्रीकरण यदि पूछा जाए क्या है तो बच्चों, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को जब दे दी जाए तो ये सत्ता का विकेंद्रीकरण कहलाता है। सत्ता के विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच ये है कि समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर किया जा सके। स्वशासन के लोकतांत्रिक सिद्धांत को वास्तविक बनाने का सबसे अच्छा तरीका यही है। स्थानीय सरकारों की स्थापना विकेंद्रीकरण की दिशा में उठाया गया बड़ा कदम है। 1992 में उठाया गया है ये कदम। स्थानीय सरकारों की स्थापना विकेंद्रीकरण की दिशा में जो बड़ा कदम उठाया गया वो 1992 में उठाया गया। स्थानीय स्वशासी निकाय पंचायत में महिलाओं के लिए 1/3 पद आरक्षित हैं। नगरों की स्थानीय संस्थाएं नगर पालिका और नगर निगम कहलाती है। नगरों की जो स्थानीय संस्थाएं होती हैं बच्चों, वो नगर पालिका और नगर निगम कहलाती है। नगर पालिका नगर निगम के राजनीतिक प्रधान को मेयर या महापौर कहा जाता है। पंचायत और नगर पालिकाओं का चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया है। ग्रामीण स्तर पर स्थानीय शासन को पंचायती राज के नाम से जाना, ग्रामीण स्तर पर स्थानीय जो शासन होता है उसे पंचायती राज के नाम से जाना जाता है। एक से अधिक राजनीतिक पार्टियों के द्वारा मिलकर बनाई गई सरकार को गठबंधन सरकार कहते हैं। तीसरे स्तर के शासन को स्थानीय शासन कहा जाता है। तीसरे स्तर के शासन को स्थानीय शासन कहा जाता है। दबाव समूह संगठन वे हैं जो सरकार की नीतियों को
का विरोध करते हैं जिनसे उनके व्यक्तिगत लाभ प्रभावित होते हैं। दबाव समूह वे संगठन हैं जो सरकार की नीतियों के प्रभाव का विरोध करते हैं जिनसे उनके व्यक्तिगत लाभ प्रभावित होते हैं। बच्चों, जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर, हम इसको दोबारा रिपीट कर लेते हैं एक बार, कि जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। स्थानीय सरकारों की स्थापना स्वशासन को लोकतांत्रिक सिद्धांत को वास्तविक बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। ग्राम पंचायतों के लिए करीब 36 लाख लोगों का चुनाव होता है, यानी ये बहुत बड़ी संख्या है। जब हमारे यहाँ ग्राम पंचायतों का चुनाव होता है तो लगभग 36 लाख लोगों को चुना जाता है। अब स्थानीय जो स्वशासी निकाय हैं उनका चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता है। निर्वाचित स्वशासी निकायों के सदस्य तथा पदाधिकारियों के पदों में अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां और पिछड़ी जातियों के लिए भी सीटें आरक्षित हैं। इसके अलावा कम से कम 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित होने चाहिए। हर राज्य में पंचायत और नगरपालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया है। फिर जो राज्य सरकारें हैं वो अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा स्थानीय स्वशासी निकायों को देती हैं। सत्ता में भागीदारी की प्रकृति हर राज्य में अलग अलग है। और बच्चों, स्थानीय सरकारों की स्थापना स्वशासन के लोकतांत्रिक सिद्धांत को वास्तविक बनाने का सबसे बेहतर और सबसे अच्छा तरीका है। तो ये हमने चर्चा की बच्चों आपसे हमारे पाठ संघवाद पर, जो कि हमारी लोकतांत्रिक राजनीति कक्षा 10वीं का दूसरा पाठ था। इस पर 4 अंक आवंटित है। तो एक एक लाइन के इन महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ आप बहुत ही बेहतर तरीके से इस पाठ की तैयारी कर सकते हैं। आप इन बिंदुओं को बहुत अच्छे से समझिए, इन्हें बार बार सुनिए, लिख कर देखिए, तो आप पाएंगे कि आप इन प्रश्नों के, इस पाठ से पूछे जाने वाले प्रश्नों को बड़ी आसानी से हल कर पाएंगे। तो बच्चों, आप इन प्रश्नों को तैयार करें और बहुत अच्छे से इन प्रश्नों को परीक्षा में लिख पाएं, ऐसी शुभकामनाएं हमारी आपके साथ है। तो आप अपना ख्याल रखें, इन प्रश्नों को तैयार करें। अगले वीडियो के साथ हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी अब एसएसटी टीचर को दीजिए इजाज़त। गुड बाय बच्चों।